हेलो फ्रेंड्स, सोम टैलेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनू यादव। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं देयर की। देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और देयर किन किन स्थानों पे लगाना सही रहेगा या गलत रहेगा, तो वही बस यूजेज आपको आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यूज ऑफ देयर। दोस्तों, ऐसे तो मैं आपको बता दूं, देयर का जो हिंदी मीन होता है वो दिन निकलता है। क्या निकलता है? दो निकलता है। एक निकलता है देयर का हिंदी जो होता है, आप ऐसे नॉर्मली जहां पढ़ते हैं तो देयर मीन्स क्या होता है? वहां। और एक इसको यूज के रूप में करते हैं, जहां ये क्या काम करता है? सब्जेक्ट काम करता है। तो बस उसी की आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर, बिल्कुल आसान और सरल भाषा में। और दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप इसको पढ़ने के बाद देयर से संबंधित जितने भी यूज आएंगे आप उसको बेहतरीन करेंगे। तो चलिए, यूज ऑफ देयर। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, देयर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? स्थान के लिए। किसके लिए करते हैं? स्थान। जैसे स्थान कैसे? जैसे कमरे में बच्चे हैं तो कमरा एक स्थान हुआ कि नहीं? अगर हम बोले आकाश में चिड़िया उड़ रही है तो आकाश एक स्थान है ना? तभी तो वहां चिड़िया उड़ रही है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि दीवार के अंदर बच्चे बैठे हैं तो स्थान का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, देखते हैं कि दीवार के अंदर जगह नहीं होती, स्थान नहीं होता है। तो दोस्तों, चलिए आए देखते हैं। तो यूज ऑफ देयर, देयर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? स्थान के लिए। चलिए स्थान के लिए करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं, स्ट्रक्चर। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अगर आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस रखना आता है, वर्ड रखने आते हैं, तो आपका सेंटेंस सही रहेगा। और स्ट्रक्चर से आप हटा के अगर सेंटेंस को रखते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर बोलता है कि सबसे पहले आपको लिखना है, जो यूज आप पढ़ रहे हैं उसको लिखेंगे। सबसे पहले जो यूज पढ़ रहे हैं आप उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या प्रयोग होगी ज्यादातर? तो इज, आर, वाज और वर, इनका प्रयोग इसमें ज्यादा होता है। देयर के यूज में इनका प्रयोग ज्यादा होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना है ऑब्जेक्ट। ऐसे तो नॉर्मली हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखी जाती है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, समझाते हैं। चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि जंगल में, मैंने क्या कहा कि जंगल में एक शेर था। एक शेर था। क्या था? एक शेर था। तो चलिए देखते हैं। जंगल में एक शेर था। तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि देयर का प्रयोग होगा कि किसका प्रयोग होगा? तो मैं आपको बताता हूँ। जंगल एक स्थान है कि नहीं? जंगल एक स्थान है ना? और जहाँ स्थान का बोध होता है वहाँ किसका प्रयोग? देयर। किसका प्रयोग? अभी अभी हमने आपको बताया कि जहाँ भी स्थान का प्रयोग बोध हो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? देयर। और उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? मेन वर्ब होता है। लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ। जो भी स्थान पे कोई वस्तु रहेगी तो क्या उसमें क्या गति रहती है, मोशन रहती है? नहीं रहती। जैसे मैं बोलूं कि जंगल में एक शेर था, तो ये क्लियर है कि शेर चल रहा था, सो रहा था, या उठ रहा था, या बैठ रहा था, ऐसा नहीं इसमें बताया गया। तो इसलिए यहाँ मेन वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों भाई, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? चलिए इसको करते हैं। तो स्ट्रक्चर बोलता है पहले क्या लिखना है? देयर। फिर एक और शर्त है। इसकी क्या शर्त है? आप जानते होंगे कि इज का प्रयोग कहाँ करते हैं? इज का। और आर का कहाँ करते हैं? वाज का कहाँ करते हैं? और वर का कहाँ करते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से कि इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, आर का प्रयोग कहाँ करेंगे, वाज का प्रयोग कहाँ करेंगे, वर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जहां भी आपको क्या दिखेगा? है। क्या दिखेगा? है। जहां भी आपको है दिखेगा वहां हमेशा आप किसका प्रयोग करेंगे? इज। और जहां भी आपको है दिखेगा
क्या दिखेगा? देखिए इन दोनों में बस इतना ही अंतर है, यहाँ एक बिंदी दिख रही है आपको, यहाँ क्या दिख रही है? एक बिंदी दिख रही है, जबकि यहाँ बिंदी नहीं है। जब कभी भी बिंदी अगर दिखेगी आपको तो किसका प्रयोग करेंगे? और जहां भी बिंदी आपको नहीं दिखेगी किसका प्रयोग करेंगे? तो ये देखिए उसी तरीके से सेम इसमें भी है, जहां भी आपको था दिखेगा और थी दिखेगा वहां आपको किसका प्रयोग करना है? वाज। और जहां भी था थी छोड़ के आपको कुछ दूसरा दिखे, जैसे थे दिख गया, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का। ठीक है ना भाई, ये समझ में आई आपको बात? है का प्रयोग मतलब है के लिए किसका प्रयोग करेंगे? है के लिए, और वो था थी के लिए, थे के लिए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? चलो अब इसको हम करते हैं ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पढ़िए इसको, क्या लिखा है? जंगल में एक शेर। यहाँ किसका प्रयोग करेंगे आप? किसका प्रयोग करेंगे? क्यों करेंगे? जंगल एक स्थान है और स्थान जहां भी आपको दिखे, जहां भी स्थान का प्रयोग दिखे वहां किसका प्रयोग करेंगे? देयर। चलिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर बोलता है पहले क्या लिखेंगे? देयर लिख दीजिए। किसी कोई समस्या? देयर लिख दीजिए। अब मुझे बताइए देयर के बाद प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा है मतलब कि इसके आगे जो भी लिखा है उसको आपको यहाँ लिखना है। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये प्लस है? ये प्लस है? ये प्लस है? तो इसका मतलब ये है कि इन चारों में से आपको केवल एक लिखना है। कितना लिखना है? केवल एक। कितना लिखना है? अब वो डिसाइड आप कैसे करेंगे? यहाँ लास्ट वाले से। वो डिसाइड आप कैसे करेंगे? लास्ट वाले से। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? तो आप मुझे बताइए था या थी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो क्या इसमें वाज कहीं दिख रहा है? तो चलिए वाज लिख दीजिए। बताइए किसी कोई समस्या? तो देयर वाज। अब मुझे आप बताइए इसके बाद यहाँ आपको प्लस दिख रहा है? प्लस दिख रहा है? तो इसका मतलब ये है कि प्लस के आगे जो कुछ भी लिखा है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ क्या है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बताइए मुझे जंगल में क्या था? तो ऑब्जेक्ट पता चल गया ना? क्या था? क्या था? एक शेर। तो बताइए एक शेर था कि शेर एक था? तो पहले आपने एक बोला तो एक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? और शेर की स्पेलिंग लॉयन। क्या होगी? तो देखिए देयर वाज अ लॉयन। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई दूसरा वर्ड है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं प्लस लगा के अदर वर्ड, मतलब अदर वर्ड मतलब जो अन्य शब्द है, दूसरा शब्द है, उसको आपको लिखना है। तो आपने कर दिया देयर वाज अ लायन, एक शेर था। अब मुझे आप बताइए कहाँ था शेर? कहाँ था? जंगल में। तो जंगल में कि में जंगल? जंगल में। तो जब भी आप इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो ऑब्जेक्ट वर्ड ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो बताइए एक जंगल पहले है कि में पहले? इधर से में पहले है कि जंगल है इधर से? तो में की स्पेलिंग क्या होगी? क्या होगी? इन कर दो। अब जंगल की स्पेलिंग क्या होगी? फॉरेस्ट। क्या होगी? फॉरेस्ट। ये आप फॉरेस्ट कर दीजिए। बताइए FOREST। आपको समझ में आया कुछ? जहाँ भी स्थान का प्रयोग बोध होगा वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? जहाँ भी स्थान का बोध होगा वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा आपसे? जैसे मैंने आपसे कहा कि कक्षा में बच्चे थे कक्षा में, जैसे मैंने आपसे कहा कक्षा में बच्चे क्या थे? बच्चे थे। तो चलिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पर ये इसको क्या लिखा है? कक्षा में बच्चे थे। तो आपको यहाँ कौन से यूज का प्रयोग करना है? आपने कैसे पहचाना? क्योंकि कक्षा एक स्थान है और हमने आपको बताया जहाँ कहीं भी स्थान का बोध होगा वहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? देयर का। तो यहाँ आप किसका प्रयोग करेंगे? देयर। चलिए तो स्ट्रक्चर बोलता है पहले क्या लिखेंगे? देयर। क्या लिखेंगे? देयर। लिख दीजिए देयर। किसी कोई समस्या? हाँ कोई समस्या नहीं? चलिए ये देयर हो गया। आप बताइए प्लस है ना?
प्लस ये कहता कि इसके आगे जो है उसको आपको यहाँ पास लिखना है। तो चलिए अब इसमें से आपको एक करना है, इज आर वाज वर में से आपको एक करना है। तो इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे, यहाँ से लास्ट में पढ़िए ये क्या लिखा है। अब इधर आप देखिए थे काहे मिस होता है, क्या होगा, क्या होगा, वर। तो कर दीजिए देयर वर, देयर वर। अब बताइए आप क्या थे, क्या थे, बच्चे। तो ऑब्जेक्ट आपको मिला, क्या थे, बच्चे, क्या थे, तो बच्चे काहे मिस होता है, काहे मिस होता है। हाँ चलो इधर देखो, चिल्ड्रेन, बच्चे काहे मिस होगा, तो देयर वर चिल्ड्रेन, बच्चे थे। कहाँ थे बच्चे, कक्षा में। कहाँ थे, कहाँ थे, तो कक्षा में कि में कक्षा। तो हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के बाद कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपको करना है। तो चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बाद आपको लिखना है अदर वर्ड। तो चलिए अदर वर्ड इसमें क्या है, कक्षा में। तो में की स्पेलिंग क्या होगी, इन कर दो, और कक्षा की क्या होगी, क्लास कर दो। बताओ भाई समझ में आ रही है मेरी बातें, किस किस को समझ में आ रहे हैं, हाथ उठाओ। गुड, सबको आ रही है। चलो फिर अगला एग्जाम्पल लें। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि थैले में एक सेब है। मैंने आपसे कहा कि थैले में या थैला में, आप कर लो, थैला में एक सेब था, या है कर लो, है कर लो, थैला में एक सेब है। तो चलिए इसको पढ़िए क्या लिखा है, थैला में एक सेब, क्या लिखा है, थैला में एक सेब है। देखो अगर इंग्लिश में आपको कोई भी सेंटेंस कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, या आपको ये डिसाइड हो जाएगा, या आपका ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, और इसमें कौन सी यूज का प्रयोग करना है। अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आपको सेंटेंस बार बार पढ़ने से आपका टेंस क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस है, और आप बार बार अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा यूज हम पढ़ रहे हैं। तो फिर से पढ़िए इसको, क्या लिखा है, क्या दिख रहा है, आँख खोल के हमेशा पढ़ाई करो। थैला में एक सेब है। तो चलो करते हैं। तो बताइए यहाँ कौन से यूज का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, कैसे आपने पहचाना, थैला एक स्थान है तभी तो वहाँ सेब होगा। मैं बोलूं मेरे हाथ के अंदर एक सेब रखा है, आप यकीन करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे हाथ के अंदर कोई जगह नहीं है। अगर मुट्ठी बंद करूं, मुट्ठी के अंदर बोलूं तो है, लेकिन अगर मैं खुला हाथ करके ऐसे बोलूं कि मेरे हाथ के अंदर एक सेब है, तो आप यकीन करोगे, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि इस हाथ के अंदर कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है ना। तो चलो इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, पहले क्या लिखेंगे, क्या करेंगे, देयर कर दो। किसी कोई समस्या, अब देयर के आगे प्लस लगा है तो इसका मतलब ये है कि इन चारों में से आपको एक लिखना है। तो चलिए बताइए आप मुझे, यहाँ क्या लिखा है, तो है के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। इसका मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ है के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अब आप मुझे बताएं कि क्या इन सब में इज दिख रहा है आपको, कौन सा, ये वाला, चलिए लिख दीजिए देयर इज। अब देखिए हमने पहले देयर कर दिया, यहाँ प्लस था, इन चारों में से हमने इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, तो मतलब इसके आगे जो लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। तो यहाँ ये क्या है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब रिलैक्स होके बताओ, एक सेब की सेब एक, पहले आपने एक बोला ना, तो एक की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, और सेब की एप्पल, क्या हो जाएगी, तो देयर इज अ एप्पल। लेकिन आपको मैं बता दूं, इंग्लिश बोलती है, इंग्लिश क्या बोलती है कि जब कभी भी किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो, वॉवेल हो, तो वहाँ ए का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, आई। क्यों करेंगे, अब इसका यूज आप आर्टिकल में देखेंगे तो वहाँ आपको बेहतरीन डिक्लेयर बताएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो देयर इज एन एप्पल,
देयर इज एन एप्पल, एक सेब है। अब आप मुझे बताओ कहाँ है सेब? कहाँ है? थैले में या थैला में? तो में थैला की थैला में? थैला में। तो पहले लिखेंगे में की स्पेलिंग क्या होगी? इन। और थैला का मिस होता है बैग, इन द बैग। आप दा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए आपको कुछ समझ में आया? किस किस को आया? सबको?